नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और उसमें कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की भूमिका के बारे में। हाँ, और हमारे पास अखिलेश द्विवेदी का एक डिटेल्ड एनालिसिस है इस पर। बिल्कुल। तो हमारा इरादा ये समझना है कि ये कूटनीति सिर्फ टेबल पर बैठकर बात करना ही नहीं है, ये इससे कई ज्यादा है। सही कहा। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी जरूरी क्यों है, खासकर जब हम सैन्य ताकत की बात करते हैं? हाँ, उसी से तुलना करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कूटनीति है क्या? बुनियादी तौर पर ये एक तरीका है जिससे देश आपस में बात करते हैं, समझौते करते हैं। हाँ, एक दूसरे को समझते हैं ताकि अपने हित साध सकें और टकराव को टाल सकें। मतलब ये फौज इस्तेमाल करने से पहले का एक रास्ता है समस्या सुलझाने का। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, द्विवेदी का विश्लेषण बताता है कि ये कोई नई चीज तो है नहीं, इतिहास बहुत पुराना है इसका। हाँ, बहुत पुराना। वैदिक युग का वो मंडल सिद्धांत, हाँ, जो पड़ोसी राज्यों से कैसे रिश्ते रखवें, उसका एक फ्रेमवर्क था। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही। और फिर थोड़ा आगे आए तो यूरोप में 1648 की वो वेस्टफेलिया संधि। हाँ, जिसने वो संप्रभु राष्ट्रों का कॉन्सेप्ट दिया जो आज भी चलता है। बिल्कुल। और द्विवेदी जी इस पे जोर देते हैं कि ये सब आज भी रेलेवेंट हैं। फिर 20वीं सदी आई, वो विश्व युद्ध, कितनी तबाही हुई। हाँ, और उसी के बाद फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनी। एक तरह से कूटनीति को एक ढांचा मिला। अच्छा, और शीत युद्ध के टाइम का वो क्यूबा मिसाइल संकट, वो तो कमाल का उदाहरण है ना? बिल्कुल। दुनिया एकदम परमाणु युद्ध के कगार पर थी और सिर्फ बातचीत मतलब कूटनीति ने ही उसे बचाया। तो ये हमें लाता है उस सवाल पर कि कूटनीति और सैन्य शक्ति में असल फर्क क्या है। विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि सैन्य शक्ति वो अक्सर आखिरी दांव होता है। हाँ, मतलब जब और कोई रास्ता न बचे। सही। और उसके नतीजे शायद तुरंत दिखें, पर कीमत बहुत भारी होती है। जाने जाती हैं, दुनिया भर में आलोचना होती है, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। जबकि कूटनीति वो कोशिश करती है कि टकराव बढ़े ही ना, वो संघर्ष को बातचीत में बदलने का एक हुनर है, कह सकते हैं। ये जरूरी बात है। मतलब कूटनीति सिर्फ शांति के टाइम के लिए नहीं है, मुश्किल वक्त में भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत ने भी तो चीन के साथ सीमा विवाद हो या पाकिस्तान के साथ तनाव, बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रखा है, भले ही हल निकलने में वक्त लगे। सही कहा। और यही बातचीत तनाव को कंट्रोल में रखने में मदद करती है, बढ़ने से रोकती है। अच्छा, तो अब जरा इसके तरीकों पर बात करें। कूटनीति के साधन क्या क्या हैं? हाँ, कई तरीके हैं। पहला तो है सीधी बातचीत, संवाद। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर P5+1 देशों की बातचीत हुई थी, वो एक उदाहरण है। ठीक है, P5+1 मतलब? UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य और जर्मनी। हाँ। दूसरा तरीका है संधियां और समझौते करना। जैसे भारत अमेरिका की न्यूक्लियर डील। हाँ, वो, या फिर जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच पानी और सीमा को लेकर समझौते हुए। ये ज्यादा टिकाऊ समाधान देते हैं। सही। और तीसरा है आर्थिक तरीके इस्तेमाल करना। मतलब या तो किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जैसे अभी रूस पर पश्चिमी देशों ने लगाए हैं। हाँ, वो एक उदाहरण है। या फिर आर्थिक मदद देकर, प्रोत्साहन देकर अपनी बात मनवाना। अच्छा, और चौथा है गठबंधन बनाना, ग्रुप्स बनाना। जैसे नाटो है, क्वाड है। ब्रिक्स भी इसी में आएगा? हाँ, ब्रिक्स भी। ये सब देश अपने साझा हितों या सुरक्षा के लिए साथ आते हैं। ये सब कूटनीति के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन विश्लेषण ये भी कहता है कि आज के जमाने में कूटनीति चलाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, पेचीदा हो गया है। हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां कई हैं। एक तो दुनिया अब एक ही ध्रुवीय नहीं रही, कई सारे पावर सेंटर हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत। हाँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड। सही। दूसरा, देशों के जो अंदरूनी राजनीति होती है, उसका असर उनकी विदेश नीति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। घरेलू दबाव, हाँ ये तो है। और फिर ये नई डिजिटल चुनौतियां, गलत सूचना फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन, साइबर हमले, ये सब कूटनीति को और मुश्किल बनाते हैं। और कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिन पर पूरी दुनिया को एक साथ लाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, या आतंकवाद। इन पर सबकी सहमति बनाना बहुत कठिन काम है। निश्चित रूप से। पर ऐसा भी नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। देखिए, पेरिस जलवायु समझौता हुआ 2015 में। हाँ, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। वो दिखाता है कि अगर देश चाहे तो मिलकर काम कर सकते हैं। या जैसे भारत की अफ्रीका नीति है, साउथ साउथ कॉपरेशन वाली। हाँ,
वो भी एक तरह से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का उदाहरण है, बिना फौज के प्रभाव बनाना। और अब तो डिप्लोमेसी का स्टाइल भी बदल रहा है। हाँ, ट्विटर पे बयान आ जाते हैं। हाँ, ट्विटर डिप्लोमेसी। और ई डिप्लोमेसी भी, डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और ग्लोबलाइजेशन ने तो देशों को एक दूसरे पर इतना निर्भर बना दिया है कि बातचीत और सहयोग के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। बिल्कुल, इसलिए कूटनीति और भी जरूरी हो गई है। भविष्य को देखें तो विश्लेषण में सुझाव है कि यूएन जैसी जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। और आम लोगों की भूमिका, पब्लिक डिप्लोमेसी। हाँ, वो भी, मतलब कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में ना हो, आम लोगों तक उसकी पहुंच बढ़े। और जो हमारे राजनयिक हैं, डिप्लोमैट्स, उन्हें नई चीजें सीखनी होंगी। हाँ, उन्हें साइबर सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इन नए जमाने के मुद्दों के लिए तैयार करना होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदारी, बातचीत, सहयोग, ये सब भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी पहलू हैं। हाँ, कूटनीति ही वो पुल है जो युद्ध की खाई को पाटकर शांति की तरफ ले जा सकता है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या कि आज की दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है, तो क्या हम वाकई राष्ट्रीय हितों को वैश्विक हितों से एकदम अलग करके देख सकते हैं, या फिर एक असरदार कूटनीति के लिए शायद दोनों में तालमेल बिठाना ही जरूरी है?